हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET 2025 फिजिक्स अपडेटेड सिलेबस, यानी कि जो CUET 2025 में फिजिक्स का अपडेटेड सिलेबस है, तो उसके बारे में बातें करने वाले हैं कि क्या सिलेबस अपडेट हुआ है, क्या सिलेबस हटाया गया है और आपको किस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो सिलेबस का बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, अलग सिलेबस पढ़ते रहेंगे, तो उससे हमें कुछ फायदा होने वाला है नहीं एग्जाम में। तो अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो हमें बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट चलना है और सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस के बारे में, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, तो जो आपका फिजिक्स का कोड है वो है 322। और अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करूं तो जो आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस को है वो आपके बोर्ड वाले सिलेबस का ही फिजिक्स का सिलेबस है, CUET के लिए भी। यानी कि आपके सिलेबस को इन्होंने 9 यूनिट्स में तोड़ दिया है, 9 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, पहली यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपने पढ़ाई होगा, क्लास 12 वाले बच्चे जो भी एग्जाम बोर्ड का दे के आए हैं वो लोग तो पढ़े होंगे। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और फोर्थ यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। फिफ्थ यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिक्स्थ यूनिट है ऑप्टिक्स और जो आपकी सेवंथ यूनिट है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एट्थ यूनिट है आपकी एटम्स एंड न्यूक्लियाई। नाइन्थ यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में यूनिट्स आई हैं, लगभग सारी वही यूनिट्स आ रही हैं आपके CUET फिजिक्स के एग्जाम में भी। अब इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें मोस्ट फोकस करना है या जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उनके बारे में भी एक एक करके सारी चीजें देखेंगे कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि उन्होंने हमें दिए हैं कि ये टॉपिक्स पढ़ के आइए और इनमें से हमने क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारे टॉपिक्स पहले दिए हुए थे जिनको हटा दिया गया इस बार अपडेटेड सिलेबस में। तो हमें बिल्कुल सिलेबस के साथ, हर साल सिलेबस अपडेट हो रहा है, तो हर साल अपडेटेड सिलेबस के साथ हमें प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस बार जो 2025 का अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। मैं वीडियो के एंड में यह भी बताऊंगा कि आप CUET की प्रिपरेशन, अगर आपने बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं तो CUET के प्रिपरेशन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आप फोकस करके चलोगे तो आप एक ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से पहुंच जाओगे और आप आने वाली लाइफ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकोगे, एंजॉय कर सकोगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आगे कि हमारे पास सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपको भी पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास मेनली दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यही चीज है, इन्होंने इसमें पूरा पोर्शन डिवाइड किया है, तो हमने दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो भी आपका कूलम्स लॉ है, ठीक है, ये तो जरूर आएगा, इसमें से आपको पढ़ के ही जाना है। कूलम्स लॉ दे रखा है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि अगर पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो कि आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर भी काफी बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको भी निकालने के लिए कई बार बोला जाता है, तो उसमें आपको बस फॉर्मूले याद करके जाने होते हैं जो कि आप वहां पे अप्लाई करोगे तो आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पूछा है, टॉर्क ऑन डाइपोल, हाँ टॉर्क पे बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, CUET में टॉर्क पे और एनर्जी पे, टॉर्क की एनर्जी पे, मतलब जो आपके टॉर्क होता है डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो टॉर्क वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। ठीक है, और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद में आता है फ्लक्स वाला पोर्शन, जो गॉस लॉ वाला पोर्शन होता है। फ्लक्स वाले पोर्शन में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, तो हमारे पास जो फ्लक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ के जाना है हमें। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस का स्टेटमेंट क्या था वो हमें जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस हमसे पूछा है, टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के थ्रू, और आपके पास कोई सीट दे रखा है, आपके पास स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर के बाहर, स्फीयर के सरफेस पे, स्फीयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी हमें पढ़ के जाना है। किसके हेल्प से? गॉस लॉ के हेल्प से, ये हमें पढ़ के जाना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट का पोर्शन है, उसमें से ये टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, हमें पढ़ के जाना है। अब इसके बाद में अगर मैं सेकंड पोर्शन की बात करूं तो सेकंड पोर्शन हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या दे रखा है? सेकंड पोर्शन हमें दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमें यहां सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें पढ़ के जाना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हमारे सिलेबस में मेंशन करके रखा है उनको तोड़ मरोड़ के, यानी कि हमारी एनसीईआरटी को भी प्रेफर करना है, उनको तोड़ मरोड़ के जितनी चीजें हम पढ़ के जा सकते हैं उनको हमें पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, जनरली बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, आपने जो पढ़े होंगे वो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप वो पढ़ के जाओगे तो काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन आपकी रहेगी वहां पे और आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत ही जल्दी आप फिजिक्स का पेपर या फिजिक्स का पोर्शन आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ये जो पॉइंट चार्ज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, डाइपोल के जैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि जनरली जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो यहां पे भी अप्लाई किया जाता है, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पे नहीं बोल सकते, उसको हम पूरा पिछले वाले पोर्शन में ही बोलेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इस पे काफी बार क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि सिस्टम बना के उसमें पूछता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का क्या होगा ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अगर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखें तो उसके बारे में क्या चीजें होती है वो हमें पढ़ के जाना है। अब उसके बाद में आता है फोर्थ पार्ट या कह सकते हैं थर्ड पार्ट जो हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का है, वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कई बार मैंने जब पीआईक्यू सॉल्व करवाए हैं तो उसमें देखा गया है कि जो आपके कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यानी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज आपको तो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, ये भी आपको पढ़ के जाना है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के बारे में पढ़ के जाना है। कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ के जाना है, और उसके बीच में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी जाती है तो कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। यहां पे सारी चीज लिखे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि जब कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं तो उनमें हम क्या कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसमें हम क्या वोल्टेज को कैसे डिवाइड करते हैं, सारी चीजें चार्ज को कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। ये देखिए विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहां पे जो लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको कम मत आकिएगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बार पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। तो ये था आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इसमें से कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस है या जो हम बता रहे हैं यहां पे सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलना है। तो आप सारे क्वेश्चन जो भी सीयूईटी में फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत इजीली सॉल्व करके आ जाओगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी तो एक बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें हमें कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अगर मैं उसमें बात करूं तो हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पक्का क्वेश्चन आएगा, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मोबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछता है, हमसे मोबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन कैसा होता है। ओम्स लॉ पे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हां देखा गया है कि ओम्स लॉ पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ये तो अलग पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन आता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद भी आपके सीरीज और पैरेलल जो आपका रजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आपके किरचॉफ्स लॉज पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपका है किरचॉफ्स लॉ, बीट स्टोन ब्रिज बना के आपको दे देगा, उसको सॉल्व करने के लिए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कभी कभी बोल देता है। तो आपको सर्किट थ्योरी, मेनली अगर मैं बात करूं कि आपको सर्किट थ्योरी अच्छे से करके जानी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोटा मोटा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़ना है, आपको मेनली जो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको मेनली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि हमें कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, टेम्परेचर या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो पता होना चाहिए, ओम्स लॉ क्या होता है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद में हमें रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में पैरेलल में वो पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम सर्किट थ्योरी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद में हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जो आपका लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ के जाते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। अब हमारे पास थर्ड यूनिट आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में जनरली दो पोर्शन होते हैं, एक तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है और एक होता है जिसे हम जनरली रिफर करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म की तरह। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये हमारे सिलेबस में है, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, लेकिन इसने मेंशन कर रखा है बायोट-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी कि जो बायोट-सेवर्ट लॉ है वो केवल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए हम पूछेंगे आपसे।
तो केवल करंट कैरिंग सर्कुलर रूप के लिए ही बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ के जाना है। इसके बाद में हमारे पास आता है एम्पियर्स लॉ, इट्स एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एम्पियर्स लॉ। इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमें लगाना है, स्ट्रेट सोलिनॉइड के लिए हमें एम्पियर्स लॉ से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, अब फोर्स क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा जो होता है वो मूविंग चार्ज पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें वो पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स होता है वो पढ़ के जाना है। यानी सिंपल आपसे लॉरेंट्ज फोर्स, यहां पे इसने लिखा नहीं है लेकिन लॉरेंट्ज फोर्स पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो भी आपको पढ़ के जाना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हम रख दे तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव पड़ेगा, वो भी पढ़ के जाना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट लूप रखेंगे, टॉर्क, वो सारी चीजें पढ़ के जानी है। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको कोई भी करंट कैरिंग वायर, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है और उसको अगर करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, ये सारी चीजें पढ़ के जाना है। और यहां पे आपको पढ़ के जाना है करंट लूप, यानी गैल्वेनोमीटर आपको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी एमसीजी भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है क्योंकि एमसीजी पे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो मैग्नेटिक डायपोल कैसे बिहेव करता है और उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ के जाना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, बार मैग्नेट कैसे इक्विवेलेंट सोलिनॉइड की तरह एक्ट करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इनकी कितनी ससेप्टिबिलिटी होती है, कैसे बिहेव करते हैं। पैरा, डाया एंड फेरो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में इतना पढ़ के जाना है। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका फैराडेज लॉ आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू छोटी यूनिट है। ठीक है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, रिएक्टेंस पढ़ के जाना है, इंपीडेंस पढ़ के जाना है। एलसी ऑसिलेशन से आपके एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो एलसी ऑसिलेशन का एक बार एनर्जी का एक क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, उस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। रेजोनेंस क्या होता है, पावर इन एसी सर्किट्स क्या होता है, पावर पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एलसीआर सीरीज सर्किट क्या होता है वो पढ़ के जाना है। वाटलेस करंट पढ़ लेना। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का आपके पास सिलेबस है। ठीक है, अब हमारे पास एक सिलेबस है, हमारे पास अगला यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे काफी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपके जो मेन होते हैं वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट वाले चीजें मेन होती है। और आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये काफी ज्यादा मेन होता है, क्योंकि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके जो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसवर्स नेचर पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके चुनिंदा टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। तो हमारे पास चैप्टर 1 जो होता है वो होता है रे ऑप्टिक्स। क्या होता है, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है आपको, रिफ्लेक्शन पढ़ के जाना है, रिफ्रैक्शन पढ़ के जाना है, सारी चीजें पढ़ के जानी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ के आने हैं, मिरर फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ के जाना है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स पे भी क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज, लेंसेज, थिन लेंस फार्मूला भी पूछा जा सकता है। लेंस मेकर फार्मूला पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो लेंस मेकर फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपका वेवलेंथ आपके कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, तो सारी चीजें उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो आपका जो थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी जो होता है उस पे भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड दियर मैग्नीफाइंग पावर्स, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आपको रे ऑप्टिक्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ के जाने हैं। तो ये कुछ चीजें जैसे स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। तो जितने टॉपिक्स मेंशन है इसी टॉपिक पे स्टिक करके चलिएगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा।
अब इसके बाद हमारे पास वेव ऑप्टिक्स आता है, तो वेव ऑप्टिक्स में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना। वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ के आना है, वेव फ्रंट हाइजेंस प्रिंसिपल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन वेव एंड प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यंग्स डबल स्लिट वाईडीसी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आपको डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेशन के बारे में आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप पढ़ के जाओगे, वाईडीएससी, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आपका कवर हो जाएगा। अब हमारे पास जो अगली यूनिट है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ के जाना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ के जानी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ के जाना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के तो हमें सब जाना है, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, लेकिन जो मेन फोकस करके जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाने वो ये टॉपिक्स है, ठीक है। मैटर वेव्स क्या होती है, डी ब्रॉगली वेव्स क्या होती है, वो सारी चीजें पढ़ के जाना है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली रिलेशन, ये सारी चीजें आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से आपके इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल है, आपका बोर मॉडल है। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर मॉडल का क्या फेलियर था उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। एनर्जी लेवल्स था, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी हुआ है। रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ के जाना है, हाफ लाइफ क्या होता है, सारी चीजें पढ़ के जानी है। अल्फा बीटा गामा डीके आपको इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि उधर का आपका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। एंड दियर प्रॉपर्टीज, मास एनर्जी रिलेशन आपको E इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ के जाना है। मास डिफेक्ट आपको पढ़ के जाना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ के जाना है, वो जो ग्राफ बनता है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास अगला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपके मेनली क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पे दे रखा है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ठीक है। क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, ठीक है। क्वांटिटेटिव आइडियाज हमें नहीं देना, यानी क्वांटिटी के बारे में हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात नहीं करनी, केवल क्वालिटेटिव आइडियाज के बारे में बात करनी है, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बैंड गैप कितना होता है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेमी कंडक्टर डायोड, BI कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड एज अ रेक्टिफायर, बहुत सिंपलीफाई कर दिया इस यूनिट को, ठीक है। यहां पे सारी चीजें लगभग हटा दी है। सेमीकंडक्टर डायोड्स में आपको पढ़ के जाने हैं, IB कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड एज अ रेक्टिफायर, कि डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में कि इतने यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास मेंशन्ड हैं जो आपको पढ़ के जाने। अगर अब हम बात करें कि हमें प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू कैसे करनी है, अगर सीयूटी के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो सबसे पहली चीज आप सॉल्व करिए PYQ। क्या सॉल्व करिए, PYQ। फिजिक्स के PYQ सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपने नोट्स बना रखे तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एनसीईआरटी से आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। हमने जब सॉल्व कराए तो हमें पता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं, जो आपके बहुत कम टाइम लेते हैं। अगर आप अच्छे से सारे फॉर्मूले को रट के जाते हैं, सारी चीजें करके आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको PYQ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर अगर आप कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं कि मैं फोड़ के आऊंगा, तो आप पक्का एग्जाम फोड़ के आओगे, ठीक है। अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और एक बार मन बना के बैठ जाइए तो आप सारी चीजें करके आ पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम अपने इस सेशन को बंद करते हैं, रोकते हैं इस सेशन को। तो थैंक यू गाइज, अगर आपने वीडियो देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि फिजिक्स में आपको क्या चीज़ें कैसे पढ़ के जानी है, तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी CUET का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।